नमस्कार। शारदामाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 7वीं सामाजिक ज्ञान विषय भाग 2 भूगोल अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण बस्तियां एवं परिवहन। बस्तियां, परिवहन एवं संचार। हम सभी जानते हैं कि पहले जो आदि मानव थे वो घुमक्कड़ थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, यानी पूर्ण रूप से वो प्रकृति पर निर्भर थे। वह प्रकृति पर निर्भर थे, यानी कि वह प्रकृति एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। उनका कोई स्थान स्थायी निवास स्थान नहीं था और जंगलों में घूमना करना, कंदमूल खाना यही था। लेकिन जैसे जैसे मानव ने कौशल प्राप्त किया और उस कौशल के आधार पर वह कुछ आविष्कार भी किए थे, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से वो रुके और एक स्थायी जगह पर वो रहकर कृषि कार्य करने लगे। खनिज पदार्थों से उन्होंने औजार बनाने सीखे। तो इस तरह से मानव ने जो कौशल विकसित किए थे उनसे बस्तियां भी स्थापित हो गई थी। अधिकतर हम लोग जानते हैं कि जैसे भी जो भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो अब सभी नदी घाटी के किनारे पर स्थापित हुई है, यानी नदियों के किनारे पर। वहां इसलिए हुई क्योंकि हम जानते हैं कि नदियों के किनारे हमें, यानी नदियां जहां से निकलती है वहां समतल मैदान भी मिल जाता है और कृषि का योग्य भूमि भी मिल जाती है, क्योंकि वहां की भूमि जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है, खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। इस तरह जो भी आज तक विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। जैसे सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, नील सभ्यता, हवांगो सभ्यता, तो ये सभी जो सभ्यता है इनका सभ्यता, तो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि इनमें उनको पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता था, कृषि के लिए पेयजल मिल जाता था और पशुपालन भी आसानी से हो सकता था, मत्स्य पालन भी कर सकते थे, खनिज पदार्थ मिल जाते हैं जिनसे औजार भी। तो जैसे जैसे मानव ने कौशल सीखा और उन्होंने विकास किया तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना धीरे धीरे कम हुए और एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे थे। तो जहां पर मानव स्थायी रूप से रहने लग जाता है उसे बस्ती कहते हैं। बस्तियां भी दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी बस्तियां। इसके भी दो प्रकार होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो इसके दो भाग हो गए, स्थायी, दूसरा अस्थायी। स्थायी बस्ती उसको कहेंगे जहां मानव अपना निवास स्थान यानी घर बनाकर रहने लगता है, तो वह स्थायी बस्ती हो जाती है। इसी तरह से अस्थायी बस्ती में अस्थायी जो बस्ती होती है उसमें अधिकतर वो लोग होते हैं जैसे जंगलों में घूमने वाले आदि मानव, चारागृह यानी पशु चराने वाले लोग, स्थानांतरित कृषि। हमने कृषि के जब प्रकार पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि स्थानांतरित कृषि यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना, यानी जब तक वो भूमि उपजाऊ रहती है वहां कृषि कार्य किया जाता है, और जब वो भूमि अनउपजाऊ हो जाती है यानी उसमें उपजाऊता भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, तो वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जंगलों में जाकर वहां उस जंगल को काट कर या जलाकर फिर वहां कृषि करने लग जाते हैं, तो वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो इस तरह से जो होते हैं जंगलों में घूमने वाले, या फिर अति जो जलवायु होती है उस जलवायु के आधार पर भी वहां के लोग घुमक्कड़ होते हैं या मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से अस्थायी निवास, अस्थायी बस्तियां होती है, यानी पर्वतों
घने जंगलों, पशु चारागाह, आदिवासी लोग, यह अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब अस्थायी और स्थायी और अस्थायी दोनों में ये परिवर्तन हम अंतर देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें तो परिवर्तन होता रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते हैं, तो वह स्थायी रूप से अपनी नहीं बना पाते। जैसे कि हम देखते हैं कि जो घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में भी आदिवासी जो लोग हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनमें भी देखते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो गढ़िया लुहार होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो उनका कोई ये स्थायी बस्तियां नहीं होती है, वे अस्थायी बस्तियां होती है, और वो जहाँ उनका पड़ाव होता है और वहाँ रुक जाते हैं और फिर वो आगे और चलते जाते हैं। और स्थायी में क्या होता है कि मानव अपना निवास स्थान यानी घर बनाकर रहने लगता है, और जहाँ मानव घर बनाकर बस्ती बनाकर रहता है उसे बसाव स्थान कहा जाता है। तो बस्तियों का दो प्रकार, अस्थायी और अस्थायी, और इसी को जहाँ मानव घर बनाकर रहने लग जाता है उसे बसाव स्थान कहा जाता है। तो ये तीनों में अंतर हम आसानी से देख सकते हैं। अगर आगे हम ये देखते हैं कि मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास उसको कहते हैं जब मौसम के अनुरूप प्रवास किया जाता है। प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो प्रवास होता है यानी मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास में ये होते हैं कि जब जो पहाड़ी लोगों के जो क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, यानी पशु चारागाह। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वो पशुओं को चराने के लिए ऊंचे स्थानों पर लेके जाते हैं, और जैसे सर्द ऋतु आती है तो उस समय वह उस स्थान से वापस पलायन करते हैं और वापस मैदानों की ओर लौट आते हैं। इसी तरह से जो जलवायु होती है उस जलवायु के आधार पर भी, जैसे रेगिस्तानी जो क्षेत्र है तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में लोग वहाँ बहुत कम और सर्द ऋतु में भी कम रहते हैं, क्योंकि जलवायु के कारण भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो मानव को जो प्रभावित करने वाले हैं तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आते हैं, जैसे मानवीय प्रकृति को प्रभावित करने वाले में जैसे मौसमी प्रवास, इसको तो हम देखते हैं कि मौसम के अनुरूप प्रवास किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो ये आता है कि अनुकूल जलवायु। इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं अनुकूल जलवायु। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो आ जाता है जल की उपलब्धता। जल की तीसरा उपजाऊ भूमि। तो इन तीनों पॉइंटों को हम देखते हैं। इसी तरह से आगे आता है कि उपयुक्त भूमि। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है उपयुक्त मिट्टी। तो इसमें मानवीय प्रकृति के जो 4 पॉइंट आते हैं, यानी मानव जहाँ रहता है तो प्रकृति यानी मानव का अनुकूल होनी चाहिए जो प्रकृति, तो उसमें अनुकूल जलवायु, जहाँ जलवायु अनुकूल होती है वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। जल की उपलब्धता, मनुष्य के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो है जल। जल ही जीवन मानते हैं, क्योंकि जल से ही हमारा जीवन चलता है, जल से ही हमारे दैनिक कार्य पूर्ण होते हैं। सवेरे जब हम उठते हैं तो दैनिक कार्य जल से ही शुरुआत करते हैं, तो जल ही हमारा जीवन है। और जल से ही हम कृषि कार्य करते हैं, विद्युत उत्पादन होता है, आप सब ये जानते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उपयुक्त उपजाऊ भूमि, यानी भूमि उपजाऊ होगी तो उसमें अन्न की मात्रा जो अधिक होगी। और चौथा जो पॉइंट है उपयुक्त मिट्टी, तो जहाँ पर मिट्टी जो कृषि योग्य मिट्टी होती है वो अगर अच्छी होती है तो वहाँ कृषि कार्य में पैदावार अच्छी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चारों जो पॉइंट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमें
पूर्ण रूप से मानव को और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, जो हमारा आज का 7वां पाठ है, उसमें हमने देखा है कि स्थायी और अस्थायी जो निवास लोगों का होता है, यानी बस्तियां, और जहां पर मानव अपना घर बनाकर रहता है उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने अब इसका सारांश रूप में अध्ययन किया है। इस अध्ययन को भी ध्यान में रखते हुए आगे मैं आपको कुछ और प्रश्न भी दूंगी, तो उन प्रश्नों को भी ध्यान से देखें और इनका उत्तर देने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि ग्रामीण जो बस्तियां होती है, यानी गांव के जो लोग होते हैं, अधिकतर वो कच्चे मकानों में भी रहते हैं। वहाँ प्रकृति पर्यावरण बहुत अच्छा रहता है। शहरों में पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है और गाँव में पर्यावरण प्रदूषण इतना नहीं होता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि जब यातायात अधिक होता है तो जो यातायात के साधन है उनसे जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों में भी बहुत कम होते हैं, यानी कि जैसे बैलगाड़ी है, इस तरह से होते हैं, तो उसमें कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। और खेत खलिहान, हरे बगीचे होते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। और गाँव के लोग अधिकतर स्थायी निवास ही करते हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो गांव में घर जो बसे हुए होते हैं उसे बस्ती कहते हैं। इसके साथ में हमारे पुस्तक में एक और आया हुआ है, जैसे परकीन बस्तियां। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मकान दूर दूर बने होते हैं, पास पास में नहीं होते हैं। और जो गांव में जो घर बने होते हैं वो पास पास में बने होते हैं, वो एक बस्ती का रूप होता है। इसमें मकान दूर दूर बने होते हैं। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के कई गांवों के भी हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जहाँ खेतों में घर बने होते हैं दूर दूर, उसको हम ढाणी बोलते हैं। तो इसी तरह से जो दूर दूर ऐसे बने होते हैं घर, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा ये परकीन बस्तियां पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान दूर दूर बने होते हैं और उन दूर दूर मकानों को परकीन बस्तियां कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परकीन बस्ती भी और गांव में जो पास पास में मकान बने होते हैं वो एक बस्ती होती है। हम सब जानते हैं कि उसको एक नाम दे दिया जाता है और फिर वो बस्ती कहलाती है। और जहाँ दूर दूर मकान बने हुए होते हैं उनको परकीन बस्ती कहते हैं। ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में और ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। हम रेगिस्तान में रहते हैं तो हमारे जैसे गाँव में जो दूर दूर में मकान होते हैं गाँव खेतों में, उसको हम यहाँ ढाणी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो है पहला प्रश्न क्रमांक 1, बस्तियों से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 2, परकीन बस्ती से क्या आशय है। तो हम इन प्रश्नों का भी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और तीसरा हमारा प्रश्न है बसाव स्थान क्या है। तो पहला प्रश्न बस्तियों से क्या आशय, दूसरा परकीन बस्ती से क्या आशय, तीसरा बसाव स्थान क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, ऋतु प्रवास ऋतु प्रवास से क्या आशय, यानी कि मौसमी प्रवास। आप इस शब्द से थोड़े अटपटा लगेगा तो मैं यहाँ पे मौसमी प्रवास कर देती हूँ, यानी ऋतुओं के अनुसार जो होता है, तो ऐसे मौसमी प्रवास, मौसमी प्रवास से क्या आशय। तो इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।